हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल। हम देखेंगे कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे। तो 5 टॉपिक है हमारे। पहला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकेंड है जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। थर्ड है एटम आयन एंड केमिकल फार्मूला। फोर्थ नंबर पे मोल कॉन्सेप्ट। फिफ्थ है मोलर मास एंड एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो ये जो हमारे टॉपिक है इनको डिटेल में हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अब देख लेते हैं हमारा सेकंड चार्ट डिफिकल्टी लेवल कौन किसका कितना है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें सिर्फ 10% ही डिफिकल्टी लेवल है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है। एटम आयन केमिकल फार्मूला में भी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है। जो हमारा ब्लैक है वही हमारा क्या है, डिफ़िकल्ट लेवल है। तो शुरू करते हैं, हमने एनालाइज कर लिया है यहाँ पर। अब शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। तो इसमें सबसे पहला हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? तो इसको जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको दिया था साइंटिस्ट एंटोनी लेवेज़र ने 1774 में। और जो एंटोनी लेवेज़र है इन्होंने ही केमिस्ट्री को डिस्कवर किया है। जो हमारी केमिस्ट्री है वो ही एंटोनी लेवेज़र ने डिस्कवर की है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसकी हम एक केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे और एक डेफिनेशन समझ सकते हैं, फॉर एनी केमिकल प्रोसेस अ क्लोज सिस्टम द मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम किसी भी एक रिएक्टेंट को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दे या दो अलग अलग रिएक्टेंट को कंबाइन कर दे, तो जो उनका मास है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। जितना मास रिएक्शन से पहले है और जितना मास रिएक्शन के बाद है वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन को हमने ऐड किया तो हमारे पास बन गया CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन नहीं हुई उससे पहले हमने दोनों का सेपरेट सेपरेट मास निकाला तो वो भी 44 ग्राम था। और जब हमने उनका प्रोडक्ट बना दिया जैसे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, तो भी उनका जो मास है वो 44 ग्राम ही रहा। यानी कि मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? तो इसको साइंटिस्ट लुइस प्रोस्ट ने दिया था 1799 में। अब देखते हैं है क्या ये। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो। यानी कि हमें केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए ऐसे कंपाउंड चाहिए जो एक दूसरे पे क्या हो, सेम रेशियो में हो, यानी कि बैलेंस कंडीशन में हो। जैसे कि कैसे बैलेंस कंडीशन में हो, हमारे पास यहाँ पर लिखा हमने C+O2। तो C के पास बॉन्ड कितने, 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। ठीक है, सी के पास 4 बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है फिर O2। तो O2 के पास कितने बॉन्ड है वो हमें देखने हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे, 4। यानी कि ऑक्सीजन भी 4 हो गए और ये जो कार्बन है हमारा ये भी क्या हो गया, 4। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इसी से है हमने एक रूल निकाला, वो है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको दिया साइंटिस्ट लुइस प्रोस्ट ने 1799 में। यानी कि जो भी हमारे रिएक्टेंट हैं उनका जो एलिमेंट के जो नंबर है वो हमेशा सेम रेशियो में होंगे। आगे हम देखते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड वाटर ऑलवेज कंसिस्ट सेम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे हमने एग्जांपल लिया वाटर का H2O, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। जैसे अभी क्या बताया, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, वैलेंसी कितनी होती है, 2। और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें, यहाँ पर 2, क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल। इसी तरह से वो बैलेंस हो जाएंगे और हमारा वाटर बन जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखते हैं क्या है।
वेरिएशन ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात करेंगे कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसमें किस तरह से वेरिएशन होता है। तो देखते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट आर टेकन separately in the two limbs of an H-shaped tube. The tube is sealed and weighed processly. The two reactants are made to react by inverting the tube. The following reaction take place. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं। एक जो सॉल्यूशन है, एक है सोडियम क्लोराइड का और एक है सिल्वर नाइट्रेट का। इन दोनों का हमने रिएक्शन करवाने से पहले इनका वेट मेजर किया, इनका जो मास है वो मेजर किया। अब फिर हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे और फिर मास मेजर करेंगे। तो पहले रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन हो गई हमारी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की, हमने रिएक्शन कर दी तो हमारे पास बन गया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। अब आगे देखते हैं हम। द होल ट्यूब इज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट रिएक्शन इज कंप्लीट। व्हेन द ट्यूब इज बेड अगेन इट इज ऑब्जर्व दैट। पहले हमने क्या किया, ये दोनों ट्यूब को हमने एक जगह रख दिया और कुछ देर तक हमने उनको दोनों को रखा रहने दिया। उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है जब तक कि वो रिएक्शन ना कर ले। जब हमारी रिएक्शन हो गई और हमने ऑब्जर्व किया कि बेट ऑफ बेट बिफोर द रिएक्शन बेट आफ्टर द रिएक्शन दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मास है उसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की लिमिटेशन क्या क्या है तो देखते हैं। This law does not hold good when the compound is obtained by using different isotope to combining element. ये रिएक्शन या फिर जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तब पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा जब वो बैलेंस कंडीशन में ना हो या फिर वो आइसोटोप के साथ रिएक्शन करे। अब हम देखेंगे कि आइसोटोप क्या होते हैं, इनको भी हम देखेंगे आगे वाले चैप्टरों में कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपको निकाल कर दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाय केमिकल रिएक्शन आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्यों होती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 5 ग्राम ऑफ आयरन। यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना है कि इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा। देखते हैं हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब आता है हमारा जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट है वो आपको एनसीईआरटी बुक से रीड करना है। उसके पेज नंबर दे रखे हैं यहाँ पर 32, वहाँ से पोस्टुलेट को आपको रीड करना है। अब हम बात करेंगे कि इस थ्योरी से हम क्या कर सकते हैं। तो डाल्टन रियलाइज दैट वेरियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन which were in the existence at that time. However, he assumed that the simplest compound of two element must be binary. जो जॉन डाल्टन है उन्होंने रिएक्शन करवाई दो अलग अलग एलिमेंट्स की और उन्होंने एज्यूम किया कि जो सिंपल कंपाउंड बनता है या जो हमारे दो अलग अलग एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के बाइनरी है, मतलब कि वो एक दूसरे के जैसे हैं। बैलेंस तभी होंगे जब उनकी बैलेंसी क्या हो, आपस में इक्वल हो। आगे हम देखते हैं हमारे क्या है पॉइंट्स। तो टॉपिक नंबर 3 है एटम एंड मॉलिक्यूल। अब हम समझते हैं कि एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेकन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। एटम क्या होते हैं, तो जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं या फिर जो हमारे एलिमेंट है, एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एटम। एटम का जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है और जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमारा एटम ही पार्टिसिपेट करता है। एटम जो होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता ना, या फ्रीली मूव नहीं कर पाता। सेकेंड पॉइंट है ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। हमारे पास एक बड़ा सा एलिमेंट है, उसके हमने 100 पार्ट कर दिए और छोटे छोटे 100 एटम बना लिए। तो एक बड़ा सा जो एलिमेंट था हमारा, कंबाइन करने के बाद जो 100 पार्ट्स को हमने ब्रेक किया, अगर ज्वाइन कर दें उनको तो वो वही प्रॉपर्टी शो करेंगे हर एक जो छोटे छोटे एटम है जो एक पूरा एलिमेंट शो करता है। अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूल की। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट।
मॉलिक्यूल क्या है, तो जो हमारे मैटर है, मैटर में क्या है, एलिमेंट्स भी है और कंपाउंड भी है। तो एलिमेंट और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर पाता है। अब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम है, लेकिन एटम जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, जबकि एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो फ्रीली मूव करता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है वही उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी होती है। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को समझते हैं क्या है। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंसिस्टेड बाय द टाइप्स ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं एटम के टाइप के अकॉर्डिंग। तो पहला है उसमें मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, atoms of different element joined together in a definite proportion to form molecule of compound। अब हम बात करेंगे कि molecules of compound क्या होता है। तो जब हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं एक प्रोपोर्शन में, तो फिर हमारे पास बन जाता है molecules of compound। अब बात करते हैं हम एटमसिटी क्या होता है। तो देखते हैं एटमसिटी क्या है। द नंबर ऑफ एटम कंटेन्ड इन अ मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस is called it atomicity। एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, कितने वो कंटेन कर सकता है या कितने अपने पास रख सकता है, उसी को हम बोलते हैं एटमसिटी। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए हैं और उनकी एटमसिटी भी हमें यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि ओजोन, ओजोन के पास ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट है, तो उसका एटमसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही फास्फोरस का फार्मूला होता है P4, और उसका एटमसिटी कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर P जो है 4 है तो एटमसिटी हो जाएंगे 4। सल्फर में S कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो इसकी एटमसिटी क्या हो जाएगी, 8। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही क्या होती है हमारी एटमसिटी। किसी एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ एटम 100 है तो उसकी एटमसिटी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे हमारे पॉइंट्स की। तो देखते हैं, बेस्ड अपॉन एटमसिटी मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। एटमसिटी के बेस्ड पर जो हमारे एटम्स है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट है, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे 3 पार्ट्स है। पहला है मोनोएटोमिक, दूसरा है डायएटोमिक और तीसरा है ट्राएटोमिक। मोनोएटोमिक यानी कि सिंगल एलिमेंट होगा, यानी कि एटमसिटी क्या होगा उसका 1 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि नोबल गैस जो हो गए हमारे, हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन, ये सब के एटमसिटी नंबर्स कितने हैं, 1 है। अब है डायएटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायएटोमिक जिसमें एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे हाइड्रोजन कैसे होते हैं 2, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 2, क्लोरीन 2, CO2, HCl 2। अब बात करते हैं हम ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें हमारे एटम्स के जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 3। जैसे कि ओजोन, ओजोन में नंबर कितने हैं ऑक्सीजन के, 3। CO2, CO2 में भी कितने हैं, 3 है। NO2 में भी कितने हैं, 3 है। अब बात कर लेते हैं हम सिंबल की। तो सिंबल क्या होता है, तो द एब्रिविएशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इज जनरली द फर्स्ट लेटर इन द कैपिटल ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट। सिंबल क्या है, किस जो भी हमारे एलिमेंट है उसको एक सिंबलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल। और वो किस तरह से हम रखते हैं उसका नाम, तो जो भी हमारा एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसी को हम कैपिटल में लिख देते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर क्या है, O, उसी को हम कैपिटल में लिख देंगे O। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए हम कैपिटल में क्या लिख देंगे, N। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। When the names of two or more element begin with the same initial letter, the initial letter followed by the letter appearing later in the same name is used to symbolize the element। अब देखो जरा, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बी से ही स्टार्ट होते हैं, जैसे कि बोरोन हो गया और बेरियम हो गया। तो फिर इनके नाम हम किस तरीके से देंगे, ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही जगह पे क्या लिख दें, हम बी लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो फिर हम स्टार्टिंग का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल में लिख देते हैं और उसके बाद जो लेटर है उसको हम स्मॉल लेटर में लिख देते हैं।
जैसे कि बेरियम का हमने Ba लिख दिया और बिस्मथ का Bi लिख दिया, तो इस तरह से हमें कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो एक ये हमारा सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर डेरिव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम। अब देखते हैं कुछ एलिमेंट के सिंबल, जैसे सोडियम। सोडियम का जो सिंबल हो जाता है वो हो जाता है Na, लेकिन यहाँ पर हमारे पास होना क्या चाहिए था, SO होना चाहिए था, लेकिन हमने Na क्यों लिया, तो कुछ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका हमने जो सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो लैटिन वर्ड में दिया है। तो जैसे कि सोडियम को हम लैटिन में बोलते हैं नेट्रियम, तो इसीलिए हमने उसका वर्ड क्या ले लिया, Na। कॉपर को बोलते हैं कपरम, तो हमने उसका क्या लिख दिया, Cu। ये आपको याद रखना है। पोटेशियम का क्या होता है लैटिन नेम, कैलियम, तो हमने के लिख दिया। आयरन का होता है फेरम, तो हम Fe लिख दिया। मरकरी का होता है हाइड्रोगायरम, तो हमने Hg लिख दिया। टंगस्टन का वोल्फ्रेम होता है, तो हमने यहाँ पर W लिख दिया। क्लियर। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको आपको बताना है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। आपको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का एग्जाम्पल देना है। ये हमने आपको दिए थे थोड़ी देर पहले ही। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज एन एटम डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, तो आपको याद होना चाहिए जो एलिमेंट है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, एटम है, जो फ्रीली मूव नहीं कर पाता। लेकिन वही एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट जो फ्रीली मूव करता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेम ट्राई एटॉमिक गैस। एक ट्राई एटॉमिक गैस का नाम आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय Hg Pv Au। Hg किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहीं से देखकर बता सकते हो, मर्क्यूरी को। Pv किसको करता है, तो ये आपको बताना है। Au किसको करता है, ये भी आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। एटम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको हमें बताना है। क्लियर। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। तो अब आता है हमारे पास आयन। तो आयन क्या होते हैं, आयन वो होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर एन आयन इज चार्ज पार्टिकल फॉर्म बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन वो है जो एक पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या तो वो एक पार्टिकल जो है वो लूज करेगा आयंस को, या फिर गेन करेगा। तो आयन जो होते हैं हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयन। जब भी हमारे पास कोई सा एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी कि नेगेटिव आयन को लूज कर देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, कैटायन का चार्ज आता है। और जब कोई सा एलिमेंट वो रिसीव करता है, तो उसके पास एनायन के चार्ज ऐड हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पॉली एटॉमिक आयन के एग्जाम्पल की। तो अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग इन अ चार्ज एज पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन वो जिसमें ग्रुप ऑफ चार्ज कैसे हो, पॉली एटॉमिक हो। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, और ऊपर क्या लगा है, हमने प्लस लिखा है। प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंस ही होती है 3 और हाइड्रोजन की यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 4। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है, इसलिए हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ा, एक प्लस लगाना पड़ा, ताकि ये बैलेंस हो सके। वैसे यहाँ पर CO3 की पावर लिखा हमने -2। कार्बोनेट आयंस क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कार्बन की वैलेंसी होती है सिर्फ 4, और जो ऑक्सीजन है वो कितने हो गए हमारे पास 6। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम इसको, इसीलिए हमने उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या लगा दिए, 2 एनायन लगा दिए, जिससे वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं बैलेंसी। बैलेंसी क्या होती है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन एटम कैन लूज और गेन और शेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड। कोई सा भी एलिमेंट कितने एटम्स को या कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन कर सकता है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बैलेंसी। या फिर हम सेकंड डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, उसी को हम बोलते हैं बैलेंसी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आगे क्या है हमारा, केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूला इज अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो केमिकल फार्मूला ऐसा हो जिसमें हम किसी भी
केमिकल एलिमेंट्स को सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सके। एक शॉर्ट मेथड है, जैसे कि अगर तुम्हें सिल्वर क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की रिएक्शन करवानी हो तो वहाँ पे वर्ड लिखने से नहीं, आप उनके सिंबल लिखोगे और डायरेक्ट रिएक्शन करवा दोगे। तो केमिकल फार्मूला वही है जिसमें हम उनको क्या करते हैं, शॉर्ट में उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम देंगे, किस तरह से हम लिखते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, राइट द करेक्ट सिंगल ऑफ टू एलिमेंट। हमने लिखा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को लिखा, तो एल्यूमिनियम का एल लिख दिया, ऑक्सीजन का ओ लिख दिया। अबव ईच सिंबल राइट द करेक्ट बैलेंस। अब हमें देखना है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है सेकंड पोजीशन पे। तो लिखा हमने एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है वो होती है +3 और ऑक्सीजन की होती है 2। ये तो हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम क्या करेंगे। तो सर थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 तो एल्यूमिनियम के पास लिख देना है 2, और एल्यूमिनियम की 3 है तो वो कहाँ लिख देना है, हमें ऑक्सीजन के पास लिख देना है। तो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1 के 3 पार्ट। जो भी हमारे पास एलिमेंट है उनके सिंबल लिखो, फिर उनकी वैलेंसी लिखो और फिर क्रॉस मल्टीपल उनका कर दो। अब रूल नंबर सेकंड क्या है तो देखते हैं। When the subscript is number 1, subscript is not written। जब देखो उनके जो आयन्स है वो आपस में इक्वल हो तो फिर हमें आयन्स को लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो ये +1 और ये -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्लियर, क्योंकि इनकी बैलेंसी जो है वो आपस में इक्वल है और कैंसिल हो गई। जबकि हमने ऊपर वाले पार्ट में एक तरफ 2 है और एक तरफ कितना है 3, तो वो कैंसिल नहीं होंगे। रूल नंबर थर्ड देखते हैं। अगर व्हेन द वैलेंस ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल द सबस्क्रिप्ट आर आल्सो नॉट रिटन। अभी बताया जैसे कि उनकी बैलेंसी आपस में इक्वल हो तो हम फिर उसके ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर उनके नंबर शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल कैल्शियम की पावर +2 है और ऑक्सीजन की पावर -2 है, तो ये +2 और -2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल, और हमने डायरेक्ट लिख दिया CaO। क्लियर। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखते हैं क्या है। रूल नंबर 4, when 3 are multiple number of an individual polyatomic ion, parentheses must be used to separate the polymetallic ion from the subscripted। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस तरह के आयन्स हैं जिनके बैलेंसी आपस में इक्वल नहीं है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, या फिर उनकी पावर्स की भी पावर है। जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट NH4 की पावर +1 है और सल्फेट की पावर 2 है। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमने सेकंड केस में किया था क्रॉस मल्टीपल, वैसा ही यहाँ पर भी हमें करना है। तो NH4 जो है हमारा वैसे ही रहेगा, उसके बाहर क्या लिख देंगे हम, जो सल्फर की पावर 2 दी है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और सल्फेट SO4 लिखा रहने देंगे। और जो हमारे पास NH4 की पावर थी +1, तो +1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहते हम तो यहाँ पर +1 भी लिख सकते थे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। और रूल नंबर 5 देख लेते हैं। ऑल सबस्क्रिप्ट मस्ट बी रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल हैं उनको हम लोवेस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, यानी कि हम उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि SN की पावर हमारे पास 4 है और ऑक्सीजन की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देंगे। जैसे 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 2 मॉलिक्यूल सल्फर के हटा देंगे, SN के हटा देंगे। अब बचे क्या हमारे पास, SN की पावर सिर्फ 2 बची, तो अभी क्या करेंगे, हम क्रॉस कर देंगे। तो SN की पावर जो 2 है वो कहाँ पर लग जाएगी, हमारे इस ऑक्सीजन के पास लग जाएगी। तो ये होता है हमारा एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट्स का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल और दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट है तो L की पावर 3 है और सल्फेट की पावर 2 है, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा, एल्यूमिनियम के पास पहुँच जाएगा, और SO4 वैसे ही लिखा रहेगा, और जो एल्यूमिनियम की पावर है वो कहाँ पहुँच जाएगी, हमारी सल्फर के ऊपर पहुँच जाएगी। क्लियर। वैसे ही और भी एग्जांपल दिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का दिया है यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड के। इनको आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हो। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, तो वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट।
क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से समझते हैं। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन्स। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मोल कॉन्सेप्ट उस एलिमेंट जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसका एक अमाउंट जिसमें लगभग 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट हो, उसी को हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर एक और आता है एवोगैड्रो। तो द एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट इज नेम्ड आफ्टर द अर्ली 19th सेंचुरी इटालियन साइंटिस्ट एमिडियो एवोगैड्रो। मोल कॉन्सेप्ट कोई जो दिया था वो दिया था साइंटिस्ट एमिडियो एवोगैड्रो ने। तो मोल कॉन्सेप्ट को हम बोल सकते हैं एमिडियो एवोगैड्रो भी। आगे हम देखते हैं क्या है, तो हमारे पास एक टेबल है, तो समझते हैं इसमें कौन से एलिमेंट का कितना एवोगैड्रो नंबर होता है और कितना एटॉमिक मास और मोलर मास होता है। तो ऑक्सीजन को लिया हमने सबसे पहले। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16 यूनिट, और उसका जो 1 मोल है वो होता है हमारा लगभग 16 ग्राम के पास, और उसका जो एवोगैड्रो नंबर है वो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम यानी। और उसका मोलर मास में हम देखें तो 16 ग्राम मोल इनवर्स। और भी यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन और HCl का दिया हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हो। लेकिन ये आपको जो एवोगैड्रो नंबर है ये आपको याद रखना है। एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब हम बात करेंगे ग्राम मोलिकुलर मास की। तो द ग्राम मोलिकुलर मास इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिकुलर सब्सटेंस। तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या है, किसी भी एक सब्सटेंस का 1 ग्राम या 1 मोल का जितना भी जो मास है उसी को हम बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। एग्जाम्पल जैसे कि N2 का जो मोलिकुलर मास है वो 28 है, और उसका जो ग्राम मोलिकुलर मास जो होगा वो भी कितना हो जाएगा 28 ग्राम। अगर बात करें मोलिकुलर मास की तो वो 28 यूनिट होगा, और ग्राम मोलिकुलर मास की बात करें तो वो 28 ग्राम होगा। जितने भी उसकी एटॉमिक मास है उसी का वो क्या हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो एन एटॉमिक मास यूनिट और AMU is 1/12 of the mass of an unbound atom of carbon. It is a unit of mass used to express atomic mass and molecular mass. तो एटॉमिक मास क्या है, जो भी हमारा एटम्स है या जो भी हमारा एलिमेंट है उसका 12th पार्ट, उसके कार्बन एटम का 12th पार्ट ही क्या होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है। और इसी को हम बोल सकते हैं AMU या फिर एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मोलिकुलर मास। तो क्या होता है मोलिकुलर मास, इसको भी हम समझ लेते हैं या किस तरीके से निकालते हैं देखते हैं। A number is equal to the sum of the atomic mass of an atom in a molecule, that the molecular mass given the mass of molecule related to that of the carbon atom which is taken to have a mass of 12। तो जो हमारा मोलिकुलर मास जो होता है वो उसके एटॉमिक मास के ही बराबर होता है। अब एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, तो हमने एक एग्जांपल लिया C2H6। C2H6 हमने एक एलिमेंट लिया या एक मॉलिक्यूल लिया। अब देखते हैं हम इसका मास कैसे निकालेंगे। तो देखो किस तरीके से हम निकालेंगे। कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है 12, और कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर 2, तो 12 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे हम 2 में, 12 2 जा हो गया 24। प्लस हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने 6, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस 6 कर देंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर दिया हमने, और 1 का मल्टीप्लाई इस हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल में कर दिया। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो मास है वो कितना निकल कर आ जाएगा 30। इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स है जिनका आप मोलर मास या एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। क्लियर। आपको 1 से लेके 30 तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह की जो हमारी सीरीज है उसमें 1 से लेकर 30 तक आपको एलिमेंट के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। क्लियर। आगे हम बात कर लेते हैं मोलर मास और एवोगैड्रो कांस्टेंट की कि ये क्या किस तरह से हम इनको निकालेंगे। तो हमने एक सिंपल सा यहाँ पर एक चार्ट बना लिया है जिससे समझने में आपको आसानी होगी।
तो जरा देखो हमारे पास क्या है, मोलर मास है, उससे हमें मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 मोल से उसको डिवाइड कर देंगे, उसी का हम मल्टीप्लाई 1 मोल में कर देंगे तो मोलर मास आ जाएगा, और फिर उसको हम मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब निकाल कर दिखाते हैं कैसे। जैसे कि कन्वर्ट 35 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इनटू मोल। 35 ग्राम एल्यूमिनियम को हमें किस में कन्वर्ट करके दिखाना है, मोल में। तो किस तरीके से दिखाएंगे, जो हमारा मोलर मास होता है एल्यूमिनियम का वो होता है 27। तो हमें पता है कि 27 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। तो हम 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 1/27। लेकिन हमें 1 ग्राम की नहीं 35 ग्राम की निकालनी है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 ग्राम इक्वल टू 35 ग्राम इंटू 1 मोल डिवाइड बाई 27 ग्राम। ये हमने मैथमेटिक की कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल लिया है। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। इसी तरह सेकंड पार्ट भी है, उसी को भी हम उस तरह से ही सॉल्व करेंगे। एटॉमिक मास पूछा हो या फिर हमसे मोलर मास, दोनों के मेथड क्या है, सेम ही है। और एक और एग्जांपल हमारे पास दिया है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मोल हमें निकालने के CO2 में कितने मोल प्रेजेंट है, तो हमें पता है किस तरीके से निकालना है। 22.4 लीटर इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1 मोल। हमें पता है उसका मास कितना होता है CO2 का, 22.4। तो 22.4 किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर। और 1 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, जिस तरीके से निकालना है, हमें निकालना है 55 का, तो ये 22.4 नीचे आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1 लीटर, लेकिन हमें कितने का निकालना है 55.5। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 50.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। और भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर भी एक हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने निकाला है उसको। अगर कुछ डाउट होता है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा साइंस का क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।